नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। त्रिनिदाद में जो एक कैरेबियन सागर में स्थित एक आइलैंड्स है, एक द्वीप समूह है त्रिनिदाद। वहाँ पर जो भारत का पारंपरिक थिएटर रामलीला है, वहाँ पर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए हैं। यानी कि रामलीला को बहुत ही अच्छे से त्रिनिदाद में मनाया जाता है। तो आइए त्रिनिदाद और टोबैको के बारे में जानते हैं और जो रामलीला वहाँ पर मनाया जाता है उसके बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। जो त्रिनिदाद है वहाँ पर पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं। इसका पहले लोकेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है कैरेबियन सागर प्लस इसके बाद नीचे है साउथ अमेरिका का देश। इसी के ऊपर से यहाँ पर देखिए त्रिनिदाद एंड टोबैको आइलैंड्स है। त्रिनिदाद और टोबैको आइलैंड्स है, ये कैरेबियन सागर में स्थित है। यहाँ पर जो रामलीला है भारत की, यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर वहाँ का कल्चर है उसमें समाहित हो गया है त्रिनिदाद में रामलीला। तो आइए रामलीला के बारे में भी जानते हैं, थोड़ा त्रिनिदाद के बारे में भी फोकस करते हैं। 19वीं सदी में जब गिरमिटिया मजदूर वहाँ पर जाकर बस गए थे, तो उन्हीं के कारण गिरमिटिया जो मजदूर थे ये नॉर्थ इंडिया से गए थे। विशेष रूप से जो भोजपुरी एरिया है भारत का और उसके बाद जो अवध एरिया है उस एरिया से जाकर बस गए थे। तो वहाँ बसने के बाद वो लोग अपनी जो संस्कृति परंपरा है वो लेकर त्रिनिदाद गए थे। तो वहीं पर वो भगवान राम की जो कहानी है उसको चित्रित करते हैं। जो रामचरितमानस का जो नाट्य पूर्ण उत्पादन होता है त्रिनिदाद में किया जा रहा है। 19वीं शताब्दी का जब शुरुआत हुआ था, तो ब्रिटेन अपने उपनिवेशवाद में, जहाँ भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, वहाँ जो दास प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया था। दास प्रथा मतलब कि युद्धबंदी जो होते हैं या फिर जो खरीदे गए मजदूर होते हैं वो दास होते थे, उनसे काम करवाया जाता था, उन्हें भोजन या अल्प भोजन दिया जाता था सिर्फ। जब दास प्रथा मुक्त हुई तो फिर इन्हें भारी मजदूर की कमी हो गई। तो त्रिनिदाद में जो बगान मालिक थे अंग्रेज, वो भारत से गिरमिटिया मजदूर को वहाँ पर ले जाकर बसाना शुरू कर दिए। पहला समूह जो गिरमिटिया मजदूर का 1845 में गया था। तो गिरमिटिया मजदूर जब त्रिनिदाद में गए तो अपने साथ अपना संस्कृति, अपना कल्चर, अपना पारंपरिक जो तौर तरीका है वो लेकर गए। तो वो वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं रामलीला को। तो ये है वहाँ का रामलीला त्रिनिदाद में। उत्तर भारत के जो दशहरे का त्यौहार है उसी के समय हर साल शरद ऋतु में रामलीला आयोजित किया जाता है भारत में। उसी समय वहाँ पर त्रिनिदाद में भी ये आयोजित कर रहे हैं। त्रिनिदाद के बारे में थोड़ा और देखेंगे तो ये वेनेजुएला के पास स्थित लोकेशन है। ये डबल आइलैंड्स है, त्रिनिदाद एंड टोबैको मिलाकर डबल आइलैंड्स है। कैरेबियाई राष्ट्र इसे बोला जाता है क्योंकि कैरेबियन सागर में यह स्थित है। त्रिनिदाद और टोबैको की जो लगभग 37% आबादी है, ध्यान रखिएगा, जो 37% आबादी है वो भारतीय मूल की है। यानी कि जो गिरमिटिया मजदूर है उन्हीं की ज़्यादातर वंशज वहाँ पर स्थित है। ज़्यादातर भोजपुर और अवध क्षेत्र से यहाँ पर जाकर बसे हैं। तो ये था त्रिनिदाद के बारे में और रामलीला के बारे में। डोगरा वास्तुकला के बारे में जानते हैं। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में महाराजगंज बाजार जो अतिक्रमण के कारण जो वहाँ का पारंपरिक वास्तुकला थी, डोगरा वास्तुकला थी, वो वहाँ पर विलुप्त होना शुरू कर दी है। तो उसे फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, तो डोगरा वास्तुकला क्या है इसके बारे में जानेंगे और डोगरा वंश क्या है इसके बारे में जानेंगे। 1886 से, ध्यान रखिएगा, 1886 से 1947 तक जम्मू कश्मीर में डोगरा राजवंश का शासक होता था। यानी हिंदू राजा था। डोगरा राजवंश के हिंदू राजा थे, यानी महाराजा हरि सिंह थे। उनके पूर्वज ही और राजा हरि सिंह के द्वारा शासन किया जाता था जम्मू कश्मीर में। उन्हीं के द्वारा जो कला का इस्तेमाल किया गया उसे डोगरा वास्तुकला कहा गया। माना जाता है कि जो डोगरा राजवंश है इंडो आर्यन वंश के हैं और प्राचीन काल में जो पंजाब क्षेत्र से पहुंच गए थे, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ये कुछ वास्तुकला दिख रही है, जो डिजाइन दिख रहा है डोगरा वास्तुकला के द्वारा बनाया गया है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज का कश्मीर चैप्टर्स यानी कश्मीरी वास्तुकला के स्थानीय तत्वों को विशेष रूप से जो 1846 से 47 के बीच डोगरा हिंदू राजाओं द्वारा शुरू किया गया था उसका संरक्षण करना फिर से शुरू कर दिए हैं। इस वास्तुकला में होता क्या था इसके बारे में देखते हैं। जो डोगरा वास्तुकला था इसमें पत्थर, लकड़ी और जो स्थानीय ईंट थी उसका इस्तेमाल किया जाता था वास्तुकला में। अक्सर इसके जो डिजाइन अलंकृत लेआउट प्रकार की रहती थी। लकड़ी की बालकनियां बनाई जाती थी जिसमें जटिल प्रकार की नक्काशी देखने को मिलती थी। इसके ढलान वाली छतें होती थी। ढलान वाली छतें जो बर्फबारी का सामना कर सकती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी अधिक होती है। लकड़ी लटकी हुई छतें होती थी ताकि जो बर्फ़ है वो आसानी से नीचे गिर जाए।
आंगन उनका घरों में रोशनी और हवा जाने के लिए एक केंद्रीय आंगन यानी कि चारों तरफ घर और बीच में आंगन रखते थे। हिंदू और तिब्बती शैलियों का भी प्रभाव था। दोनों स्थापत्य परंपराओं का तत्वों का मिश्रण था डोगरा वास्तुकला में, जो डोगरा राजवंश के द्वारा जम्मू कश्मीर में मिलता था। मुबारक मंडी है जो डोगरा राज संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। बालकनी की झरोखा शैली है, अमर महल है, ये सब है जो प्रतीक है किसका, डोगरा राजवंश का, जो हिंदू स्थापत्य कला की शैली है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, राजा कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम के बारे में दिया है। पुरातत्वविदों ने अलूपा राजवंश से संबंधित एक दुर्लभ शिलालेख का पता लगाया है, जो अलूपा राजा की मृत्यु का एक रिकॉर्ड भी इसमें शामिल है। इसमें सिरी दल्या और चट्टारा सहित सिरी पंथ के संदर्भ में भी शामिल है ये राजवंश। यह सोमेश्वर शिलावंश, जो शिलालेख सोमेश्वर मिला है गुजरात में, तुलु इतिहास और संस्कृति पर डालता है, प्रकाश डालता है। जो तुलु इतिहास है ये कहाँ का है, जो आधुनिक कर्नाटक है, जो आधुनिक कर्नाटक है उस पर तुलु व राजवंश का शासन था और वहीं का ये हिस्ट्री है तुलु राजवंश। यह शिलालेख 11वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात के सोमा शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए सोम पंथ की स्थापना से भी जुड़ा है। बाद में पूरे भारत में फैल गया धीरे धीरे। सोमेश्वर में ही सोमेश्वर मंदिर का निर्माण बना है, जो सोमा के सम्मान में कुलशेखर अलुपेंद्र के शासनकाल के दौरान किया गया था। और जो नौ दुर्गा है उनकी मूर्तियों से भी इसे सजाया गया है, इनकी मूर्तियों से भी इसे सजाया गया है। नेक्स्ट इसमें है तुलुनाडु एरिया है। ये जो तुलु शासन था यहाँ पर कर्नाटक के अंतर कहाँ था उसके बारे में जानेंगे। जो उडुपी जिला है कर्नाटक का, ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक का उडुपी जिला है प्लस दक्षिणी कन्नड़ा जिला है, इन दोनों जिलाओं को मिलाकर था तुलुनाडु। तुलुनाडु में ही तुलु राजवंश का इतिहास इसमें था। वहीं के शासक थे कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम। इनका जो इस शिलालेख है इसका केंद्रीय चित्र वहाँ पर मिला गया है। उन्होंने 1156 से लेकर 1215 ईस्वी तक तुलुनाडु पर शासन किया था, यानी कि जो कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम थे उनका शासन यहाँ पर था तुलुनाडु में। तुलुनाडु जो आधुनिक कर्नाटक का उडुपी जिला है, दक्षिणी कन्नड़ा जिला है, दोनों को मिलाकर वहाँ पर होता था तुलुनाडु। तो यह था तुलुनाडु संस्कृति के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, गुजरात के थोरडो गांव को UN यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता मिल गई है। यानी कि गुजरात का जो राज्य है, गुजरात राज्य की जो कच्छ रण में एक विलेज है, कच्छ रण में एक विलेज है, इसे वेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया है। कच्छ रण में है ये विलेज, इसको वेस्ट टूरिज्म विलेज का यानी गांव का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मान्यता मिल गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और भी जानेंगे। 2023 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्राप्त हो गया है। ये कच्छ के महान रण में स्थित है। ये अपने वार्षिक रण उत्सव के लिए भी जाना जाता था, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला, संगीत और शिल्प को सेलिब्रेट करते हैं ये लोग अच्छे से। कहाँ पर, उस विलेज में। तो उस गांव की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे बेस्ट पर्यटन गांव का अवार्ड मिला। ये गांव सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों, स्थिरता और पर्यटन विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। 2021 के शुरू में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, जनसंख्या की कमी से निपटने के लिए, पर्यटन के माध्यम से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको प्रमोट करने के लिए वेस्ट टूरिज्म यानी कि वेस्ट टूरिज्म गांव को मान्यता देना स्टार्ट कर दिए थे। ध्यान रखिएगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डेडिकेटेड रैपिड ट्रांजिट प्रणाली यानी सिस्टम नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। नमो भारत और ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ये पूरे दिल्ली NCR को कवर करेगा। इसकी स्पीड जो है 180 किमी प्रति घंटा है, 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से है। यानी कि दिल्ली से मेरठ तक की दूरी यह मात्र 1 घंटे से भी कम समय में यह तय कर लेगी। यह नया रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 180 किमी प्रति घंटे की गति से डिजाइन किया गया है इस ट्रेन को, जिसका नाम नमो भारत ट्रेन रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ावा देना, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स। इसको जो क्रियान्वयन प्राधिकरण है, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम है, केंद्र सरकार है और दिल्ली
हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यानी कि ये सब जो एनसीआर रीजन में जितने भी राज्य आते हैं, जितने राज्य के जिले आते हैं, ये सब सारे सरकार मिलकर इस जो नमो भारत ट्रेन है इसका संचालन करेगी और उसकी जो देख रेख और रख रखाव है उसका पालन करेगी। यह है नमो भारत ट्रेन, जिसे स्टार्ट किया गया हाल ही में, इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। कस्तूरी काटन भारत, केंद्रीय कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कस्तूरी काटन भारत के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट है कस्तूरी काटन .texproxil.org। ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है। वेबसाइट किस लिए लॉन्च किया गया है? इसका उद्देश्य यही है कि जो वैश्विक बाजार है उसमें भारतीय जो कपास है, जो इंडियन कपास है, उसको और भी कम्पिटिटिव बनाना, क्योंकि वेबसाइट्स को अधिक से अधिक लोग पूरे विश्व स्तर पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। और जो भारतीय कपास है उसकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी कि एक ब्रांड के रूप में भारत का जो कस्तूरी काटन है वो वहाँ से उभर कर आएगा। जो कस्तूरी काटन भारत ब्रांड का उत्पादन करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बना देगा ये वेबसाइट्स के। आप वहाँ पर जाइए, ये आपको काटन चाहिए कस्तूरी, तो आप वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए, उसकी क्वालिटी देखिए और फिर वहाँ से उसे आप बुक कर सकते हैं आसानी से। तो ध्यान रखिएगा, कस्तूरी काटन भारत एक इसके द्वारा स्टार्ट किया गया, केंद्रीय कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई है कस्तूरी काटन को प्रमोट करने के लिए। अब भारत का जो कॉम्पिटिटिव लेवल है काटन में उसे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव, ये भारत के रक्षा मंत्री जो श्री राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट उद्भव। इसका उद्देश्य यही है कि जो भारत की जो प्राचीन रणनीति थी, चाहे युद्ध कला हो, चाहे सैन्य शिक्षा शास्त्र हो, उसको जो आधुनिक शिक्षा शास्त्र, सैन्य शिक्षा शास्त्र उसके साथ इंटीग्रेट करना है, ताकि जो पहले जो चाणक्य नीति होती थी और भी जो हमारे पारंपरिक हिंदू राजा होते थे या जो भी और भी राजा महाराजा जो भी हमारे यहाँ शासक रहे पहले से, उनका जो ज्ञान था, जो युद्ध नीति थी और जो युद्ध में एथिक्स था, यानी कि जो कूटनीति थी, उन सब सारे चीज़ों को किस प्रकार से वो लोग इस्तेमाल करते थे, उसको जो भारत का आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र है उसमें समाहित करने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव भारत के रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, लेमरू वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में दिया है। कोयला मंत्रालय ने जो लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर है, इसके सहित वन क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए जो कोयला का खदान है उसका जो डेवलपमेंट कार्य है उसे रोक दिया है। इसका रोकने का उद्देश्य यही है कि पर्यावरण संरक्षण और कोयला का उत्पादन जो है दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना कि पर्यावरण का क्षति भी न हो प्लस कोयले का उत्पादन भी हो जाए। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत रिजर्व यानी संरक्षण को अधिसूचित कर दिया है। भारत में हाथी रिजर्व गलियारों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 सहित किसी कानून के तहत कोई कानूनी पवित्रता का दर्जा नहीं दिया गया है। अधिनियम में केवल राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, संरक्षण है, सामुदायिक रिजर्व है, इनका उल्लेख किया गया है जो 1972 है। तो अगर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सामुदायिक रिजर्व हो गया, उसमें जो हाथी आ गई तो वो तो संरक्षित होगी, लेकिन स्पेशल हाथी के लिए ये प्रोटेक्ट नहीं करता है। इस अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। जो हसदेव वन्यजीव वन है, देखिए छत्तीसगढ़ में जो हसदेव वन है इसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ का फेफड़ा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब वहीं पर है लेमरू वन्यजीव अभ्यारण्य, हसदेव वन में ही स्थित है। लेमरू वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स जो झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जो भी हाथी क्रॉस करके आती हैं उनको संरक्षण देने के लिए एक कॉरिडोर्स बनाया गया है। तो जो हसदेव अरण्य कोलफील्ड है इसे भी याद रखिएगा, कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो हसदेव वन है इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो लेवरी हाथी कॉरिडोर से वो कहाँ पर है, वो भी छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।